हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। तो आज समास प्रकरण में जो समासांत प्रकरण था उसका आज समाप्ति होगी। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं। समस्त पद का जातीय संज्ञा अर्थात नाम अर्थ होने पर अनो अश्माय सर शाम जाति संज्ञा को, ये सूत्र है, उसका दिया गया है अर्थ यहाँ पर। अनस हो, अश्मन हो, आयस हो और सरस उत्तर पद वाले समास पदों में टच प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कोई समास है और उसके जो उत्तर पद में अगर अनस, अश्मन, आयस या फिर सरस शब्द आता है तो वहाँ पर टच प्रत्यय जुड़ जाता है। जो जाति या फिर संज्ञा अर्थात नाम अर्थ वाले होने पर वहाँ पर उत्तर पद में अनस, अश्मन, आयस और सरस होने पर टच प्रत्यय जुड़ जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे जाति अर्थ में उपानसम, तो उपानसम में यहाँ पर अनस प्रत्यय, अनस शब्द लास्ट में जुड़कर टच प्रत्यय जुड़ा है तो उपानसम होगा। और अमृताश्रमः, तो इसमें भी अश्मन शब्द में टच प्रत्यय लग करके अमृताश्रमः हुआ। इसी प्रकार कालयशम अर्थात आयस शब्द पीछे है, काल के उत्तर में आयस शब्द होने पर यहाँ पर टच प्रत्यय जुड़ करके काल यशम हुआ। और मंडूक सरसम, तो जो मंडूक का उत्तर पद है वो सरस है, तो यहाँ पर टच प्रत्यय लग करके मंडूक सरसम पद बना। संज्ञा अर्थ में देखते हैं। ये तो जाति अर्थ में उपानसम, अमृताश्रमः और कालयशम और मंडूक सरसम, ये जातिवाचक हो गए। आप संज्ञावाचक शब्दों में देखते हैं। जैसे महानसम अर्थात रसोई घर, महानसम अर्थात रसोई घर, तो यहाँ पर भी अनस प्रत्यय में टच प्रत्यय अनस शब्द में टच प्रत्यय जुड़ा है, जुड़ करके महानसम हुआ अर्थात रसोई घर। पिंडाश्मः, इसमें अश्मः शब्द में टच प्रत्यय लग करके पिंडाश्मः हुआ। लोहिता यशम में आयस प्रत्यय जुड़ करके आयस शब्द में टच प्रत्यय जुड़ करके लोहिता यशम बना। इसी प्रकार जल सरसम हुआ, सरस पद में टच प्रत्यय लग करके जल सरसम हुआ। टच प्रत्यय वहाँ पर जुड़ेगा जो जातिवाचक हो या फिर संज्ञा अर्थ वाले हो और उत्तर पद में अनस, अश्मन, आयस और सरस आए तो वहाँ पर टच प्रत्यय जुड़ता है। इतना आप लोग ध्यान दिए रहेंगे तो गलत नहीं होगा। अगला है नित्यम शिच प्रजामेधयो, नित्यम शिच प्रजामेधयो अर्थात नय, दु और शु के साथ प्रजा और मेधा का बहुव्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय लगता है। नई, दु और शु के साथ प्रजा और मेधा का बहुव्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय लगता है। यहाँ पर असिच प्रत्यय लगता है। यदि नई, दु, शु के साथ प्रजा और मेधा हो तो वहाँ पर असिच प्रत्यय लगता है। जैसे आप्रजा, दुष्प्रजा, सुप्रजा, तो यहाँ पर आप्रजा में नई प्रजा होगा, नई प्रजा में तो नई प्रजा का आप्रजा बनेगा शब्द, तो यहाँ पर असिच प्रत्यय लग करके आप्रजा बना। दुष्प्रजा में भी असिच प्रत्यय लगा है और सुप्रजा में भी असिच प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा,
क्योंकि इसमें दिया गया है कि नई सु और सु के साथ यदि प्रजा और मेधा शब्द है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा और उसमें असिच प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर प्रजा अर्थ में प्रजा अर्थ में भी असिच प्रत्यय लगा और मेधा अर्थ में भी असिच प्रत्यय लगा। तो अप्रजा, दुष्प्रजा, सुप्रजा ये शब्द बने और मेधा में अमेधा, सुमेधा और दुमेधा और सुमेधा बना है। ये सब अस में अंत होते हैं। ये सब जो है अस में अंत होते हैं। इनके रूप इस प्रकार होंगे आप्रजा, आप्रजसः, आप्रजसः इत्यादि। इस तरह मतलब शब्द इसका शब्द रूप चलेगा अप्रजा, अप्रजसः, अप्रजसः, क्योंकि इसमें दिया गया है अस से अंत होते हैं ये शब्द। आगे देखते हैं धर्माद नीच केवलात्। धर्माद अनिच केवलात् अर्थात धर्म के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुव्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय जुड़ता है। वहाँ असिच जुड़ता था और यहाँ पर अनिच प्रत्यय जुड़ता है। धर्म के पूर्व अर्थात पहले यदि केवल एक ही शब्द हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय जुड़ता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे कल्याण धर्मा, कल्याण धर्मा, तो यहाँ पर धर्मा का धर्मन होगा। तो यहाँ पर कल्याण धर्मा या फिर धर्मन, तो यहाँ पर अनिच प्रत्यय जुड़ा है और पूर्व पद धर्म के पूर्व यदि, तो यहाँ पर धर्म के पूर्व सिर्फ एक ही शब्द है कल्याण, तो यहाँ पर अनिच प्रत्यय लग करके कल्याण धर्मा बना। अगला है उत्पत्त शयते अस्तु मम को अभिशमान धर्मा कालो हयम निरवधिर्विपुला चाह पृथ्वी। ये भवभूति की लाइन है। आगे देखते हैं यदि प्र और सम के साथ जानु का बहुव्रीहि समास होने पर जान का ग्यू आदेश होता है। ग्यू आदेश होता है तो यदि प्र और सम के साथ जानु का बहुव्रीहि समास होने पर जान का ग्यू आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे प्रगते जानुनी यशसः, तो प्रज्ञु होगा, तो प्रज्ञु का विग्रह होगा प्रगते जानुनी यशसः। तो यहाँ जानु शब्द आया है तो जान का ग्यू आदेश होगा, तो यहाँ पर प्रज्ञु बना। इसी प्रकार संज्ञु बनेगा। आगे देखते हैं ऊर्ध्व के साथ विकल्प से ग्यू होता है, जैसे ऊर्ध्वग्यु और ऊर्ध्व जानु, ऊर्ध्वग्यु और ऊर्ध्व जानु होगा। तो यहाँ पर विकल्प से ऊर्ध्वांग्यु होगा और अगर विकल्प नहीं होगा तो नित्य यहाँ पर ऊर्ध्व जानु ही होगा और विकल्प से ऊर्ध्वांग्यु होगा। आगे देखते हैं यदि धनुष में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश हो जाता है। धनुष में अंत होने वाले अर्थात शब्द के अंत में धनुष शब्द आए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश हो जाता है, अर्थात अनंग प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे पुष्पम धनुर्यशसः, तो पुष्प धन्वा होगा, तो पुष्प धन्वा में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ पर पुष्प धन्वा में जो है ये धनुष, पुष्प धन्वा में पुष्प के अंत में धनुष शब्द आया है, तो पुष्पम धनुर्यशसः पुष्प धन्वा होगा। इसी प्रकार सारंग धन्वा होगा, यहाँ पर भी लास्ट में धनु आया है, शब्द के अंत में धनु आया तो धन को अनंग आदेश होकर के सारंग धन्वा होगा। और किंतु समस्त पद में
नामवाची होने पर विकल्प से अनंग होगा, और यदि समस्त पद के नामवाची हैं तो वहाँ पर विकल्प से अनंग होगा। जैसे शतधन्वा, शतधनु, शतधन्वा और शतधनु, यहाँ पर विकल्प से शतधन्वा बनेगा, नहीं तो फिर शतधनु बनेगा। अगला है जायांत बहुव्रीहि में निंग आदेश हो जाता है। जायांत बहुव्रीहि में अर्थात जाया निंग, ये सूत्र है, तो जायांत बहुव्रीहि में निंग आदेश हो जाता है। जैसे युवती जाया, तो युवती जाया यश शाह होगा तो युवजानी बनेगा। युवजान का विग्रह होगा युवती जाया यश शाह, तो युवजान बनेगा। ये उदाहरण में बहुत पूछते हैं, ये उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। युवजानी बहुत पूछ ले उदाहरण, ये बहुत ही पूछा जाता है। युवजानी में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार भूजानी अर्थात राजा, महीजानी अर्थात राजा इत्यादि बनेंगे। बहुव्रीहि में जायांत में निंग जो आदेश होता है तो वहाँ पर युजानी शब्द बनेगा, भूजानी बनेगा, महीजानी इत्यादि शब्द बनते हैं निंग आदेश होने पर। अगला है उन पुति शु तथा सुरभि पूर्व पद वाले तथा गंध शब्द में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में इकार जुड़ जाता है। यदि उन शब्द हो और पूति हो और शु हो तथा सुरभि पूर्व पद वाले हो, अर्थात पहले ये शब्द पहले हों, उन पूति शु और सुरभि ये जब पहले शब्द हों तो, तथा गंध शब्द में अंत होने वाले, और जो अंत हो उसका गंध से हो, तो पूर्व में उन पुति शु और सुरभि हो और अंत में गंध हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास में इकार जुड़ जाता है। उदाहरण देखते हैं तब समझते हैं। जैसे उद्गतो गंधो यस्य सः उद्गंधी, तो यहाँ पर उद्गत, तो यहाँ पर उद आया है, पूर्व में उद आया है और अंतिम में गंध आया है, तो उद्गतो गंधो यस्य सः तो उद्गंधी होगा। तो गंध में इकार आदेश होकर के उद्गंधी बना। इसी प्रकार पूति गंधी, सुगंधी, सुरभिगंधी ये सारे वाक्य बनेंगे। उद्गतो गंधो यस्य सः का उद्गंधी और उदिगंधी, सुगंधी, सुरभिगंधी ये शब्द बनेंगे। यदि पूर्व में उन पूति शु और सुरभि हो और अंत में गंध शब्द हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास में इकार जुड़ जाने पर उद्गंधी, पूतिगंधी, सुगंधी और सुरभिगंधी ये वाक्य बनेंगे। अगला है बहुव्रीहि समास में हस्त इत्यादि शब्दों को छोड़कर यदि कोई उपमान शब्द पूर्व में हो और बाद में पाद शब्द हो तो पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हो जाता है। बहुव्रीहि समास में हस्त इत्यादि शब्द को छोड़ करके कोई उपमान शब्द पूर्व में हो, उपमान शब्द को हस्त इत्यादि शब्द को छोड़ करके उपमान शब्द पहले हो और बाद में पाद शब्द हो, तो पाद का जो अंतिम वर्ण होगा उस आ का लोप हो जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। व्याघ्रस्य इव पादः यस्य सः व्याघ्रपात होगा। तो यहाँ पर पादः में क्योंकि पाद अंतिम बाद में आया है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण आ का लोप होकर के व्याघ्रपात बना। हस्ति इत्यादि पूर्व पद होने पर हस्तिपादः, कुशूलपादः इत्यादि समास बनेंगे। तो इतना ध्यान दे रहना। व्याघ्रपात, व्याघ्रस्य इव पादो यशस्य व्याघ्रपात, और हस्तिपादः, कुशूलपादः यहाँ पर लोप नहीं हुआ है अंतिम वर्ण आ का।
आगे देखते हैं कुंभपदी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों में भी पाद के आकार का लोप हो जाता है। कुंभपदी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द में भी पाद के आकार का लोप हो जाता है। फिर पाद के स्थान पर पत होकर के गीप जुड़ जाता है। पाद के स्थान पर पत होकर के गीप प्रत्यय जुड़ जाता है। तो उदाहरण देखते हैं कौन सा पद बनता है। जैसे कुंभपदी, एक पदी, स्त्रीलिंग न होने पर कुंभपादः समास बनेगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होने पर कुंभपदी हुआ क्योंकि यहाँ पर गीप प्रत्यय लग गया। और यहाँ पर भी एक पदी, या ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर भी गीप प्रत्यय जुड़ करके एक पदी बना। अगर स्त्रीलिंग में नहीं रहेगा तब वहाँ पर कुंभपादा बनेगा, कुंभपदी नहीं होगा। तो मित्रों, आज समासांत प्रकरण समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आगे अब हम व्याकरण में क्या पढ़ाया जाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।